स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। आज मिडाइवल हिस्ट्री का अगला एमसीक्यू भाग है और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से संबंधित एमसीक्यू जाइए देखिए। और यह एमसीक्यू एनसीईआरटी तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। या वीडियो कह सकते हो आपकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइए देखिए, आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सारे प्लेलिस्ट को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर एक है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अब देखिए, प्रश्न नंबर एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या आप देखिए, खुद आप सवाल पढ़िए, खुद ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि सवाल इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है। अब देखिए, जब मुगल काल था उस समय कहीं ना कहीं मुस्लिम शासक था, ठीक है, ये बात मानते होंगे। अब उस दौरान ऐसा कौन सा शासक हो सकता है कि उसके सेना में हिंदू सेनापति सबसे ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो रहा होगा, कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा और लोगों से कुछ ना कुछ अलग रही होगी। तो ये सवाल अपने आप में ही सबसे भिन्न हो जाता है। तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा डी यानी कि औरंगजेब। प्रश्न नंबर 2 है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही, ये चीज़ ध्यान देना, दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, दीन ए इलाही। तो 2 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अबुल फजल। प्रश्न नंबर 1 मिनट जाइए। प्रश्न नंबर 3 है कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। ध्यान देना, अनवर ए सुहेली जो है ये ग्रंथ किसका अनुवाद है, मतलब कह सकते हो किसका ट्रांसलेशन है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचतंत्र। यानी कि पहले नाम था पंचतंत्र, फिर बाद में इसको बदल के इसका जब अनुवाद किया गया तो हो गया अनवर ए सुहेली। ठीक है, आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 में। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे, हाँ 4 अब ये सही है। प्रश्न नंबर 1 मिनट, हाँ प्रश्न नंबर 4 है आप सभी के सामने। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंसूर। 5 है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 6 है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। यानी कि अकबर द्वारा जो सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति की भाईचारा थी जो ये अपनाई गई थी, ये किस पर आधारित थी। तो 6 का सही उत्तर होगा डी यानी कि एक मिनट, डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी यानी कि तीनों से, यानी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक और दृष्टिकोण, तीनों में ये चीज़ें लागू होंगी। अब बात करें अगर हम प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो 7 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ग्वालियर में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। एक मिनट, प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, उत्तर होगा ए यानी कि बाबर। प्रश्न नंबर 9 है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो 9 का सही उत्तर होगा डी यानी कि सरकार। क्या है प्रश्न नंबर 9 फिर से देखिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। सही उत्तर होगा डी यानी कि सरकार। प्रश्न नंबर 10 है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। तो 10 का सही उत्तर होगा बी यानी कि गुरु तेग बहादुर जी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा। मतलब मोहम्मद ने यहाँ पर खाली स्थान, उसको 4 में से कोई एक नाम यहाँ पर भरना है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बाबर। यानी कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 12 है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ और वह कौन है, मतलब नाम पूछा गया है। तो 12 का सही उत्तर होगा डी यानी कि फैजी। प्रश्न नंबर 13 है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 में क्या है। इसमें कहा जा रहा है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो 14 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अब्दुल रहीम खाने खाना। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। यहाँ ध्यान देना, नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। तो जो यही चीज़ था, ये राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। ये चीज़ नहीं, यानी कि ये बी सी डी होगा, ये तीनों सहायक होंगी। 16 क्या है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो 16 का सही उत्तर होगा डी यानी कि फतेहपुर सीकरी। पाई यहाँ भी जाती हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती हैं। 17 हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में हुआ था,
के बीच अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था 1576 में, तो वहाँ उसमें उद्देश्य पूछा गया। तो सही उत्तर होगा यानी राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो 18 का सही उत्तर होगा बी यानी कि दशवंत। प्रश्न नंबर 19 से निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? 19 का सही उत्तर होगा डी यानी कि शेरशाह के मकबरे पे। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 में। हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ध्यान देना। 20 है कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो 20 का सही उत्तर होगा ए यानी कि फारिद खां। प्रश्न नंबर 21 है शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी, तो वह जागीर कहाँ की थी? 21 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सासाराम यानी कि सासाराम, ये जो कि उनको वहाँ का नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 22 है कि दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी? ध्यान देना, फरीद खां को शेर खां की उपाधि थी। अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो 22 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बाहर खां नुहानी। प्रश्न नंबर 23 है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की, तो कौन सी उपाधि धारण की? सही उत्तर होगा ए यानी कि हजरत ए आला। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाइए। यहाँ पे बोला जा रहा है, एक मिनट जाइए, प्रश्न नंबर 24, 1 मिनट, हाँ, आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 24 है। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो 24 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चौसा का युद्ध। प्रश्न नंबर 25 है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ध्यान देना, यहाँ पूछा गया है द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो 25 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। प्रश्न नंबर 26 है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ध्यान देना, 26 का सही उत्तर होगा बी यानी कि शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है, एक कथन दिया गया है और वो है ए, इसमें कुछ पॉइंट है, और एक आर दिया गया, मतलब उसमें दिया गया कारण। तो बताना कि जो ए है क्या उसका कारण आर है। चलिए पहले इसका कुछ हम पढ़ते हैं, उत्तर जानेंगे अभी। 27 में ए जो है कथन, इसमें कहा जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, और इसमें दिया गया कारण कि उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो जो 27 का उत्तर होगा बी यानी कि ए और आर दोनों सही, यानी कि अगर बात करें ए भी सही बात कह रहा है, ए भी कह रहा है, लेकिन क्या है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि जो आर में दिया गया है क्या इस ए के बारे में ये बात बताता है, तो ऐसा नहीं, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, ऐसा डर नहीं था। 28 है कि धर्मत का युद्ध यानी कि जो 1658 में हुआ था, निम्न में से किसके बीच में हुआ था? तो 28 का सही उत्तर होगा सी यानी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें भी वही उसी तरह सवाल है। कथन ये में है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। इसमें दिया गया कारण कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 30 की मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? ध्यान देना, 30 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि सूरत को, ठीक है, क्योंकि देखिए ये है भारत, तो यहाँ पे जो एक मिनट चाहिए, ठीक है, ये है भारत का साउथ वाला, तो यहीं पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट कुछ भी हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे संबंधित आप सभी का वीडियो मिल जाएगा और आप सभी का डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।